लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसी में हम लोग ये भी देखा था करंट कैरियर और चार्ज कैरियर डिफरेंट टाइप का होता था अलग अलग मटेरियल में। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम लोग लेते हैं, डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कहा जाता है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में लिया जाता है या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। In the direction of electric current is taken as in the direction of flow of positive charge or in a direction opposite to the direction of flow of negative charge, means electron. The direction of electric current is taken in the direction of flow of positive charge or in a direction opposite to the direction of फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में लिया जाता है या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। उसको समझने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये बैटरी है, बैटरी से हम लोग किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तब ये सब क्या था, रैंडम मोशन में था, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कोई एक डायरेक्शन में वो नहीं था। लेकिन जैसे ही जब बैटरी से इसको आप कनेक्ट कर देते हैं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता, जिसका इंटेंसिटी कितना है, ई है। इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फील्ड के इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, इसलिए जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन से सारे पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। अब जितना फ्री इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जा रहा था डिफरेंट डायरेक्शन में, सब एक डायरेक्शन में चलने लगा और इस तरह से मूव करने लगा। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ से चल के ये जो करंट का डायरेक्शन है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। यानी जिस करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन बाद में ऐसा कन्वेंशनल क्यों कहा गया, कन्वेंशनल इसलिए कहा गया कि बिगिनिंग में ये अज्यूम किया गया था या लोगों का ये सोचना था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है, इसीलिए उस वक्त का कन्वेंशन था कि पॉजिटिव चार्ज में करंट फ्लो करता। लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, कंडक्टर जो सॉलिड कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज उसमें इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो नहीं करता बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता। इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो किया उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो किया उसका नाम दिया कन्वेंशनल करंट। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जो फ्लो लेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में जो लेंगे उसको हम लोग
इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन इधर से इधर हुआ, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर से इधर हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग उसको समझेंगे कि करंट का डायरेक्शन जो डिसाइड किया जाता है वो दो तरह से बोल सकते हैं। एक बोलेंगे कि या तो कहें कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बोलेंगे। जैसे सपोज कर लो कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये दोनों मूव कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो अगर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब करंट जो कंस्टिट्यूट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ईस्ट से वेस्ट नहीं होगा, उसका उल्टा होगा, वेस्ट से ईस्ट होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर ये कहा जाए कि प्रोटॉन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, अब डायरेक्शन क्या होगा? तो ईस्ट से जो वेस्ट बोलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में हम डायरेक्शन को लेंगे करंट के, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लिया जाता है। यही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ऐसे चार्ज डेंसिटी का 10 वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे कि चार्ज डेंसिटी नहीं, सॉरी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी तो 10 में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसी को थोड़ा सा हम उसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ हम उसको और डिटेल में पढ़ाएंगे कि करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी के बारे में कहा जाता है करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर is equal to current per unit cross sectional area surrounding that point। क्या बताया गया? current density at a point inside a conductor is equal to electric current per unit cross sectional area surrounding that point। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी का वैल्यू करंट और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो के बराबर होता है, या कहें यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट गुजरेगा उसके बराबर होता है। यहाँ पर कंडीशन ये हो जाएगा प्रोवाइडेड दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब इसको हम दो तरह से देखेंगे। एक बार हम ये सपोज करके चलेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर करंट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और इसमें भी दो केस बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म करंट है, एक बार ये हम मान करके चलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। दूसरा हम ये मानेंगे कि ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं बल्कि सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है। ये दो सिचुएशन में लेके करेंगे। कब? जब करंट नॉन यूनिफॉर्म लेकर के चलेंगे तब। फिर उसके बाद हम देखें अगर करंट यूनिफॉर्म है तब क्या मामला बनता। नंबर 1, when current is uniform over cross sectional area
पहला पॉइंट क्या है, व्हेन करंट इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन करंट इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसमें भी दो पार्ट बनेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया is normal to the direction of flow of current, to the direction of flow of current। क्या हम लोग देख रहे हैं, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन लिखा बोल दिया हमने। अब उसके बाद उसका हम अलग अलग केसेस लेके चल रहे हैं। पहला केस है व्हेन करंट इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे करंट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं है। अब उसमें भी दो सिचुएशन बन रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो अगर नॉर्मल है करंट के यानी परपेंडिकुलर है, तब क्या सिचुएशन बनता है। एक कंडक्टर दिखा देते हैं, जे का डायरेक्शन ही होगा। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से दिखाते हैं, जे वेक्टर यानी करंट डेंसिटी वेक्टर है तो जे दे दिया। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा ऐसा हम एरिया ले लेते हैं, यानी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हम लेते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिसका एरिया हम डी ए दिखाते हैं। तो करंट considering DI current through an elementary cross sectional area, DA, considering DI current through an elementary cross sectional area DA। अगर एक छोटा या एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शनल एरिया DA से करंट I फ्लो करता है तो करंट डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी DI बाई DA। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी है। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में देंगे तो वेक्टर लिखेंगे, DI करेंगे और DA करेंगे, इसमें हम लोग एन कैप कर देंगे, वेयर एन कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये सिचुएशन तब बना जब करंट इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म है और जो एरिया है वो या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो करंट के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर है। तब ये सिचुएशन बना जिसमें हम ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन देखा, ये करंट जा रहा है इधर की तरफ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें एक छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया DA ले लिया, उससे करंट अगर आई जाता है तो J का वैल्यू ये मैग्नीट्यूड बताता है करंट डेंसिटी का। इस पर जब हम वेक्टर के फॉर्म लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये हुआ जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा तब। अब अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होता है, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल to the direction of flow of current, but makes an angle theta,
makes an angle theta with the direction of electric current। वहाँ क्या था, नॉर्मल था, यहाँ बोला नॉर्मल नहीं है। इफ़ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट बट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अब इसका डायग्राम हम कैसे खींचेंगे, ये सिचुएशन अभी नहीं है जो हम लोग का इस तरह का खींचा हुआ था कि करंट का डायरेक्शन ऐसा था, इसके परपेंडिकुलर आ रहा, ये बात नहीं है, बल्कि बता रहा कि सर्टेन एंगल बना रहा, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वैसा ऐसा तिरछा हो गया, ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि इसका नॉर्मल का डायरेक्शन ये बनेगा और जो करंट का डायरेक्शन था ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर हम उसी ये एंगल को थीटा दिखा देते हैं, यही डी ए वेक्टर। अब इसका जो कंपोनेंट बनेगा डी ए कॉस थीटा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे जे इज इक्वल टू डी आई तो रहेगा, ये छोटा ऐसा एरिया यहाँ पर कंसिडर कर लेते जैसे उसमें हम लोग किया था, डी आई बाई डी ए। अब डी ए नहीं लेंगे बल्कि डी ए कॉस थीटा लेंगे हम लोग। डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो आई का फॉर्मूला बन गया जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो ये तब हुआ जब करंट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और जो एरिया क्रॉस सेक्शन है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं होगा बल्कि सर्टेन एंगल बनाएगा उससे, जो भी यहाँ दिखा रहे हैं। तो मेरा वैल्यू जो आएगा डी आई इज इक्वल सॉरी जे इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए कॉस थीटा। वहाँ डी आता था, यहाँ डी ए कॉस आया कि इसका जो कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा होगा तो वही करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम लोग डी ए नहीं दे करके डी ए कॉस थीटा देंगे और डी आई इक्वल टू लिखेंगे जे इंटू डी ए कॉस थीटा। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई इक्वल टू यहाँ हम इंटीग्रेशन देंगे, डी आई का इंटीग्रेशन आई कर देंगे जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। यानी ये जो डी आई था ये सरफेस के लिए था, यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। अगर पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट निकालना होगा तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया। तो डी आई मीन्स ये छोटा वाला जो हम डी ए एरिया क्रॉस सेक्शन लिया था वो, और ये जो होगा वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए करंट का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ जे इंटू डी ए कॉस थीटा को जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यों किया, जे वेक्टर क्वांटिटी है, डी ए वेक्टर क्वांटिटी है, कॉस थीटा इनके बीच का एंगल है। तो जे को और डी ए का ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, ये करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड है और उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम कॉस थीटा को हटाएंगे तो इस पर भी एरो आ जाएगा और इस पर भी एरो आ जाएगा और ये कॉस थीटा ख़त्म हो जाएगा, बीच में डॉट लिखेंगे। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा हटता है तो दोनों पे एरो आ जाता है और डॉट प्रोडक्ट लग जाता है। यही अगर साइन होता तो इस पे एरो आता और यहाँ क्रॉस लगता, लेकिन ये जो जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा है डॉट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग एरो दे करके डॉट का साइन देंगे, क्रॉस का साइन नहीं देंगे। साइन होता तब ऐसा होता। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट 2 नंबर वाला। तो 1 का ए हो गया जब क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर होगा, बी जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा बल्कि सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड होगा। अब दूसरा केस हम लोग का था
कि इफ़ करेंट इज़ यूनिफॉर्म, इफ़ करेंट इज़ यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम लोग इसको सीधा सीधे लिख देते हैं, J इक्वल टू आई बाई ए, और कुछ करने का नहीं। जो 10 में भी आप लोग पढ़ा होगा, इतनी पढ़ा के लोग छोड़ देते थे, J इक्वल टू आई बाई ए। तो हम लोग दो सिचुएशन देखा। पहला में देखा कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर करंट नॉन यूनिफॉर्म है तब कैसे करेंगे। उसमें दो सिचुएशन आया। पहला सिचुएशन हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तब हम लोग उसको लिखा था J इज इक्वल टू डी आई बटा डी ए। जब इंक्लाइंड था तो हम लोग लिखा J इज इक्वल टू डी आई बटा डी ए कॉस थीटा, और उसी के मदद से हम करंट से एक रिलेशन निकाल लिया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डी ए कॉस थीटा या J वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखा हम लोग कि अगर करंट यूनिफॉर्म है तब उसके केस में करंट का वैल्यू अगर I है तो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया एक बार में ले लेते हैं और J इक्वल टू लिखेंगे I बाई ए। अगर यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ हम एनकैप कर दें। अब नीचे लिखिए, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी क्या है ये, इसके बारे में कहा जाता है कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जो होता है, इसका डायरेक्शन मतलब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, या ये कहें कि जो करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is in the direction of intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड established inside the conductor। जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है उसके इंटेंसिटी के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। तो करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, रेदर देन इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी। जब वो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन बताएंगे, तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन हम वही बोलेंगे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा। और फील्ड में भी जो करंट का डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन में नहीं बोलेंगे, बल्कि इसका डायरेक्शन जो का फील्ड के डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन में नहीं बल्कि कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ही इंटेंसिटी के डायरेक्शन में हुआ करता है। इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग होता है। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर while current is same throughout the conductor along its length। बात समझ में आया। कहा गया कि करंट डेंसिटी का वैल्यू अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग, कब, जबकि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिंग हो या मतलब चेंज कर रहा है, तो करंट डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इफ द कंडक्टर इज of varying cross sectional area while the current is same throughout the length of the conductor। यानी करंट डेंसिटी अगर वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर है तो अलग अलग जगह पे करंट डेंसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन करंट का वैल्यू थ्रू आउट सेम होगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि एक कंडक्टर है, ऐसा एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन ऐसा है और तीसरा सेक्शन ऐसा है। अब करंट कल के पिछले क्लास में हम ये बता चुके हैं कि करंट का वैल्यू सेम रहेगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है।
ऐसा होने से इसका करंट सेम है, करंट चेंज नहीं होगा, जो पहले क्लास में भी हम ये बात बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग, जैसे इस सेक्शन का बात करेंगे, अगर पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तब कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, या मान लो इस तरह का कंडक्टर है, यहाँ पर पतला है, यहाँ पर मोटा, ठीक है। अब यहाँ से करें, यहाँ कुछ होगा, 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 तो करंट का वैल्यू सब जगह सेम होगा, लेकिन करंट डेंसिटी अलग अलग होगा। चूँकि करंट डेंसिटी का वैल्यू होता है I/A। तो यहाँ पर क्या एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ, यहाँ पर का कुछ, यहाँ पर का कुछ, यहाँ पर का कुछ। लेकिन अगर इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो हर जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो J = I/A, I सेम, A सेम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ये बन रहा है, कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो कहा गया कि अगर अगर करंट वायरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर से गुजरता है तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे करंट डेंसिटी का वैल्यू डिफरेंट होता है, लेकिन करंट का वैल्यू थ्रू आउट सेम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं। तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? J = I/A, I एम्पियर पर एरिया मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या बनेगा? L-2, ये ऊपर चला जाएगा तो एम्पियर का ये, इसको हम लंबा करके लिख सकते हैं m0 L-2 T0 A। दैट्स ऑल। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी।